इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक चैप्टर की जिसका नाम है प्लांट किंगडम। सबसे पहले जब मैं प्लांट किंगडम की बात कर रही हूँ तो हमने प्लांट्स को क्लासिफाई कैसे किया, उस बेसिस पर बिफोर वी स्टार्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। अब अगर मैं बात करती हूँ अपने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो ये क्या कंसिडर करता है? इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। टेक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं मेरे ये तीन चीजें कि साइटोटेक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, कीमोटेक्सोनॉमी है। ओके, सबने सुना है कि लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं। अगर किसी जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करेगी। दोनों ही आइसोगेमी दिखाते हैं, लेकिन यूलोथ्रिक्स में जो गैमीट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं, स्पाइरोगायरा में गैमीट्स नॉन फ्लैजिलेटेड हैं। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। वो मिलते हैं मुझे एल्गे से। एल्जिन ब्राउन एल्गी से मिला था, याद रखो। और जानने की बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर राइजोइड्स कैसे हैं? इंपॉर्टेंट, मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड राइजोइड्स, स्मॉल मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमीटोफाइट बनाएंगे, जिसे बोला प्रोथैलस। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या था? 2n मिलकर क्या बना लिया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉइड। इसका ट्रिप्लॉइड होना एंजियोस्पर्म का एक खास कैरेक्टर है, इसीलिए इस प्रोसेस को हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन। Hi everyone, I Dipali Manchanda welcome all of you to Infinity Learn by Sri Chaitanya। इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक चैप्टर की जिसका नाम है प्लांट किंगडम। यस बेटा, प्लांट किंगडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहाँ से? ये चैप्टर है हमारे 11th स्टैंडर्ड में से, और इससे हमारे पास नीट में भी काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आज हम इस सेशन में फटाफट से इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे हमारे प्लांट किंगडम चैप्टर की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहले जब मैं प्लांट किंगडम की बात कर रही हूँ तो हमने प्लांट्स को क्लासिफाई कैसे किया, उस बेसिस पर बिफोर वी स्टार्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। किस चीज की बात करेंगे हम बेटा? सबसे पहले हम बात करेंगे अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम की, कि अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम थे तो वो अलग अलग क्राइटेरिया पर बेस्ड थे, है ना। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करूं, पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बिफोर वी गो टू ईच ऑफ दीज वन बाय वन, बेटा आर्टिफिशियल मतलब मैं किसी चीज को बाहर से सुपरफिशियली देख रही हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो ये नेचुरल एफिनिटीज को कंसिडर करता है, मतलब कौन एक हैबिटेट में ज्यादा सर्वाइव कर पा रहा है, उस चीज की, उस ऑर्गेनिज्म की, उस प्लांट की नेचुरल एफिनिटी एक हैबिटेट के लिए में भी। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या मतलब होता है बेटा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जो सिस्टम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे गौर फरमाता है वो आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर। ये मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन दिया। अब हम चलते हैं इन सिस्टम्स पर वन बाय वन। अब अगर मैं बात करती हूं अपने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो ये क्या कंसिडर करता है? इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये क्या कंसिडर करता है? सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इनटू कंसिडरेशन लेता है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे कि किसी भी प्लांट का कलर बता दे हम, किसी में नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लीव्स कितनी हैं, शेप ऑफ द लीव्स कितनी है, ठीक है। तो सिर्फ दिखने, बाहर से दिखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई करना। It is based mainly on vegetative characters और on the endoecium structure। ये जिन कैरेक्टर्स की मैंने बात की, ये कौन से कैरेक्टर्स हैं? ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कि मेरे पिस्टिल से या फिर स्टेमिन से रिलेटेड हों। ये कौन से हैं? वेजिटेटिव। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर डिपेंड करता है? नंबर 1 मेरे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर, और नंबर 2 क्या है? मेरे एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पर। एंड्रोशियम मतलब मैं किसकी बात कर रही हूं? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रही हूं, एंड्रोशियम। और ये जो लाइन है बेटा, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। तो रिमेंबर, अगर ये आया कि कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, सो यू ऑलरेडी नो द आंसर टू इट। अगली इंपॉर्टेंट चीज
वो ये है कि ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था? सो इट इज कैरलस लीनियस हु गेव दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, रिमेंबर दैट। अब इसके ड्रॉबैक क्या है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के? बेटा पहली बात, क्योंकि ये सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को मद्देनजर रखता है, सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पर है, इसीलिए इट सेपरेट्स क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इसलिए ये क्या कर देता है? ये सेपरेट कर देता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को। और सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि ये मेरे वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। अब आप कहोगे मैम इक्वल रहना तो गलत, इक्वल रहना तो सही है, लेकिन प्लांट के केस में गलत है। क्यों गलत है? बेटा जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है ना, वो बहुत इजीली एनवायरनमेंट से मॉडिफाई हो जाते हैं, इसीलिए हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कम प्रेफरेंस देते हैं यूजुअली, और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन इस सिस्टम का ड्रॉबैक है कि इसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दी, इक्वल इंपॉर्टेंस दी, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मतलब एनवायरनमेंट चेंज, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स चेंज, जैसे हेट्रोफिली का एग्जांपल देखेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। क्लियर है इतना? ये थे मेरे ड्रॉबैक्स आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के। अब अगर मैं बात करूं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो पहले तो ये देखो बेटा कि जो मेरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो दिया था दो साइंटिस्ट ने, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। इसको हम बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यूजुअली हम सेकंड नेम्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये किसने दिया था? बेंथम और हुकर ने दिया था। उसके अलावा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है? नेचुरल एफिनिटी जो ऑर्गेनिजम्स के बीच लाई करती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर नहीं बल्कि इंटरनल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि एक प्लांट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसके अंदर का स्ट्रक्चर जिसे हम अनाटमी बोलते हैं, उसके एम्ब्रियो की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं जिसे, और फाइटोकेमिस्ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है, वेयर वी कंसिडर एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स इनटू पिक्चर, where we consider phytochemistry, where we consider the embryology, the ultrastructure, तो हम natural classification system की बात कर रहे हैं। अब natural system of classification के ड्रॉबैक क्या हैं कि ये फाइलोजेनी को इंक्लूड नहीं करता। फाइलोजेनी का मतलब है कि हाउ एम आई रिलेटेड टू माई एंसेस्टर्स, वो है फाइलोजेनी। इसीलिए आया हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है कि मेरे एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है ना, कि अगर मैं किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूं तो वो अपने एंसेस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, कैसे उसकी लीनिएज चल रही है। ये सिस्टम एंगलर, प्रांटल, हचकिंसन और तख्तजान ने दिया था। इन सब में से स्पेसिफिकली तख्तजान का जो नाम है वो बहुत फेमस है बेटा, एंगलर, प्रांटल, हचकिंसन एंड तख्तजान। ठीक है, अब अगर मैं आगे चलूं, अब मैंने बात कर ली मेरे तीन क्लासिफिकेशन सिस्टम की, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबके ड्रॉबैक्स देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, किसने दिया था ये देख लिया। अब हम चलते हैं मेरी ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी पे कि टेक्सोनॉमी की ब्रांचेस क्या हैं। ब्रांच नंबर 1 इज माय न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या है ब्रांच नंबर 1? ब्रांच नंबर 1 है मेरी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। बेटा अगर मैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात करूं तो मतलब मैं नंबर्स की बात कर रही हूं। नंबर्स की बात कर रही हूं तो मैं उन चीजों की बात करूंगी, उन कैरेक्टर्स की जिनको मैं गिन सकती हूं। इट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जिस चीज को मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगी उसी चीज को तो मैं गिनूंगी, है ना। सो नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर्स। अब सुनो इसमें होता क्या है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में बेटा, मैं ना हर एक कैरेक्टर को नंबर और कोड दे देती हूं। अब उससे फायदा क्या होगा? मैं एक ही टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकती हूं। पहली बात, कुछ मिक्सिंग अप ऑफ डेटा नहीं होगा, सब इजीली हो जाएगा। और इसका फायदा क्या है? क्योंकि मैंने हर एक कैरेक्टर को नंबर दिया है, एक कोड दिया है। अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि भाई 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे नंबर्स इंपॉर्टेंस में तो इक्वल ही हैं, कुछ ऐसे तो वो सजेस्ट करते नहीं है। तो नंबर्स और कोड्स देने से हम एक बार में बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी कर पाते हैं, और साथ में सारे कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज मिलती है।
दूसरी चीज क्या होती है कि मेरे सारे कैरेक्टर्स को ऐसे करने से इक्वल वेटेज मिलती है, ठीक है। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स। अब दूसरा देखो, साइटोटेक्सोनॉमी से, साइटो से पता लग रहा है कि ये सेल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जैसे कि किस चीज की बात करूं, क्रोमोसोम नंबर की बात करूं, मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, बिहेवियर की बात करूं, तो किसमें आ जाएगा ये मेरा, साइटोटेक्सोनॉमी में। आगे देखो बेटा, किस चीज की बात कर रही हूं, कीमोटेक्सोनॉमी की। कीमो का मतलब है केमिकल, तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स को यूज करते हैं। इसका मतलब एक प्लांट के अंदर कौन से केमिकल्स हैं, फाइटोकेमिकल्स को स्टडी करके इनको एवोल्यूशन में या किसी और टेक्सोनोमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये इसकी हेल्प लेते हैं। क्या बोला मैंने, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स को कंसिडर करते हैं टू सॉल्व द कंफ्यूजन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं डीएनए सीक्वेंस की बात करूं, केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन की बात करूं कि प्रोटीन में तो एमिनो ग्रुप भी है, या एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करूं, या वो केमिकल्स की बात करूं बेसिकली जो प्लांट सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो कीमोटेक्सोनॉमी में वी डील विद द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट इन कंफ्यूजन से निकलने के लिए। तो हमने क्या देखा, हमने सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिए, नंबर 1 हमने टेक्सोनॉमी देख ली। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है बेटा, टेक्सोनॉमी का मतलब है कि हम एक तरीके से ऑर्गेनिजम्स को या स्पेसिफिकली प्लांट्स को यहां पर ग्रुप्स में अरेंज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। समझ आ गया टेक्सोनॉमी क्या होता है। और टेक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं मेरे ये 3 चीजें कि साइटोटेक्सोनॉमी है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, कीमोटेक्सोनॉमी है, ओके। अब इसी सब के बेसिस पर हमने क्या दिया कि जब मैं प्लांट किंगडम की बात करती हूं तो वो मेरे 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला क्या है, सबको पढ़ेंगे वन शॉट के अंदर, 1 बाय 1 आज। पहले का नाम है एल्गे, ओके। दूसरा है मेरा ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइट्स, चौथा है जिम्नोस्पर्म और 5वां है मेरा एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब अगर देखो मैं एल्गे की बात करूं तो इसे हम हिंदी में काई भी बोल देते हैं, सबको पता है, ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, एक्वेटिक होते हैं, रूट स्टेम लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। ब्रायोफाइट्स की बात करूं तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। टेरिडोफाइट्स की बात करो तो देखो इसके अंदर ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मेरे वैस्कुलर टिश्यूज बने थे, जाइलम और फ्लोएम, जिसके अंदर सबसे पहले मेरे पास रूट स्टेम और लीफ बना था। जिम्नोस्पर्म्स की बात करूं तो हम पहाड़ों पे जाते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ वगैरह देखते हैं बेटा, सब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते हैं। पहला ग्रुप है जिसके अंदर सीड बनेगा, बट सीड नेकेड होगा। एंजियोस्पर्म्स को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, इसमें फ्रूट बनेगा। सीड किसके अंदर है, फ्रूट के अंदर। तो यहां पर द सीड इज नॉट नेकेड, यहां पर द सीड इज नॉट नेकेड, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब चलो बेटा, अगर मैं आगे चलूं इधर से, अब हम बात करेंगे एल्गी की। अगर आप इस डायग्राम को देखो यहां पर स्क्रीन में, तो आपको पता लगेगा कि मैं किस चीज के बारे में इंडिकेट कर रही हूं। मैं इंडिकेट कर रही हूं कि मेरी एल्गी 3 टाइप की है। पहली है मेरी ग्रीन, दूसरी है ब्राउन और तीसरी है रेड। जो ग्रीन एल्गी है बेटा, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी, ब्राउन को फियोफाइसी, रेड को रोहोडोफाइसी, ठीक है। ये मेरी एल्गे के अलग अलग टाइप्स हैं, देखिए एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये है वॉल्वॉक्स, जो कि एक कॉलोनियल फॉर्म बनाता है, यहां से पता लग रहा है। यूलोथ्रिक्स, देखो क्या पता लग रहा है, यूलोथ्रिक्स मैं बोल सकती हूं कि ये एक फिलामेंटस फॉर्म है एल्गी का। ये देखो ये क्या है, लेमिनेरिया, क्या है ये, लेमिनेरिया। ये है मेरा फ्यूकस बेटा, इसके अंदर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली एयर ब्लैडर्स हैं, जो कि ये प्लांट एक्वेटिक है तो इसको फ्लोट वगैरह करने में एयर ब्लैडर्स हेल्प करते हैं। ये फ्यूकस है बेटा। ये डिक्टेओटा, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, आप देखोगे तो ये हमेशा 2 के फ्रेगमेंट में ब्रेक हो रहा है, एंड पे जाके देख रहे हो 2 के फ्रेगमेंट में ब्रेक हो रहा है, इसीलिए इसे हमने बोला डिक्टेओटा। क्या बोला, डिक्टेओटा। ये पोरफायरा देखो बेटा, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, कोई रूट स्टेम लीफ नहीं दिख रही है मुझे। और पॉलीसाइफोनिया, पॉली मतलब मैनी, साइफोनिया मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो देख रहे हो इसमें कितने सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ब्रांच हो के आगे तक जाकर।
ये है पॉलीसाइफोनिया। तो ये है मेरे एल्गे के कुछ एग्जाम्पल्स एवरीवन। अब अगर मैं एल्गे की कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं तो ये बेटा एक्वेटिक हैबिटेट में मिलती है। एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर मैं फ्रेश वाटर भी बोल सकती हूँ, मरीन भी बोल सकती हूँ, ठीक है। और जहां पर भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन हो गया, सॉइल हो गया, वुड हो गया, इट वुड बी प्रेजेंट एवरीवेयर। इसके अलावा बेटा जो मेरी एल्गी है वो किसके साथ एसोसिएशन में मिलती है? फंगस के साथ, जिसे हम नाम दे देते हैं लाइकन, ठीक है। सबने सुना है कि लाइकन पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं। अगर किसी जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर लाइकन ग्रो नहीं करेगी। इसके अलावा बेटा एल्गी स्लॉथ बेयर पर भी ग्रो करती है। ये हो गया मेरा इसका हैबिटेट, ठीक है। अब आगे अगर मैं अपने एल्गे के फॉर्म और साइज की बात करूं तो फॉर्म और साइज बहुत वैरी करता है। जैसे हमने वॉल्वॉक्स देख लिया जो कॉलोनियल फॉर्म थी, आपको दिखाया। फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स, आई मेंशन्ड इट। स्पाइरोगायरा, कुछ मरीन फॉर्म्स भी है। आ जाता है कई बार क्वेश्चन की मरीन फॉर्म्स का नाम क्या है बेटा? केल्प्स, जो कि मैसिव प्लांट बॉडीज बनाते हैं। ये यूलोथ्रिक्स दिख रहा है जो फिलामेंटस है, स्पाइरोगायरा फिलामेंटस, वॉल्वॉक्स जो कॉलोनीज बनाता है, ये केल्प्स जो कि मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी कैसी है? थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर। थैलॉइड का मतलब रूट, स्टेम और लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं है। न्यूट्रिशन की बात करूं तो बेटा मेरे ये प्लांट के अंदर आ रहे हैं तो इनके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होने की वजह से फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब कि लाइट का यूज करके फूड बनाना इज फोटो ऑटोट्रॉफिक। रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन 3 तरह की होगी। वेजिटेटिव, जैसे फ्रैगमेंटेशन, एक पूरा प्लांट है जैसे स्पाइरोगायरा है, 3 फ्रैगमेंट्स में टूटा, हर एक फ्रैगमेंट ने नया प्लांट बना दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बेटा कुछ स्पोर्स के थ्रू, जिसमें मेरे मोस्ट कॉमन स्पोर्स होते हैं जू स्पोर। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा कॉमन स्पोर्स कौन से होते हैं? जू स्पोर्स। और स्पोर्स आर अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होंगे बेटा? गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे। अब जो मेरे गैमीट्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, उस बेसिस पर मेरी रिप्रोडक्शन 3 तरह की है। पहले देखो आइसोगेमस। आइसो मतलब सेम, गैम मतलब गैमीट्स। आइसोगेमस मतलब मेरे दोनों गैमीट्स का साइज एक तरीके से एक जितना है। बोथ द गैमीट्स आर सिमिलर इन देयर साइज। ऐसा हम देखते हैं यूलोथ्रिक्स में और स्पाइरोगायरा में। बट यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में फर्क क्या है? दोनों ही आइसोगेमी दिखाते हैं, लेकिन यूलोथ्रिक्स में जो गैमीट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं, स्पाइरोगायरा में गैमीट्स नॉन फ्लैजिलेटेड हैं। बेटा ये दोनों एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एनाइसोगेमी वो है जहां पे फ्यूजिंग गैमीट्स हैव डिफरेंट साइजेस। जो मेरे 2 गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं उनके साइज अलग अलग हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया मेरा? यूडोरेना। एग्जाम्पल क्या हो गया मेरा? यूडोरेना। अब oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? यहाँ पे जो मेरा मेल गैमीट होता है उसका साइज छोटा होता है एंड इट इज मोटाइल, वो मूव कर सकता है। जो फीमेल गैमीट है वो रिजर्व फूड स्टोर करता है, इसलिए उसका साइज लार्ज है एंड इट इज नॉन मोटाइल, वो मूव नहीं कर सकता है। तो ये मेरी oogamy का कैरेक्टरिस्टिक है। मेल गैमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल, द फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल एंड लार्जर। oogamous के एग्जाम्पल देखो, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। बेटा इस स्लाइड को फिर से देख लो क्योंकि जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इसके एग्जाम्पल्स। आई होप सबको इतना क्लियर है। अब आगे मैंने देखा तो मेरी एल्गी की 3 क्लासेस होती हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइसी यानी कि मेरी ग्रीन एल्गी, दूसरी फियोफाइसी यानी कि मेरी ब्राउन एल्गी, रोहोडोफाइसी यानी कि मेरी रेड एल्गी। इनका कलर ऐसा क्यों है बेटा? इनका कलर ऐसा है इनके पिगमेंट्स की वजह से, पहली बात, ठीक है। अब हम एक एक करके सारी तरह की एल्गी देखेंगे। क्लोरोफाइसी की बात करूं तो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को हम लोग ग्रीन एल्गी बोल देते हैं। ग्रीन एल्गी एक तरीके से क्लोज एंसेस्टर्स हैं हमारे लैंड प्लांट्स के। इनका हैबिटेट देखो तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर हो सकता है। रिमेंबर इसके अंदर जो सेल वॉल होती है, क्योंकि है तो प्लांट ही, तो सेल वॉल किस चीज की है? इंपॉर्टेंट सेल्यूलोस। सेल्यूलोस की इनर लेयर है, इनर लेयर,
और जो आउटर लेयर है वो किस चीज की है, पेक्टोस की। क्या बोला, जो सेलुलोज है उसकी इनर लेयर है, पेक्टोस की क्या है, आउटर लेयर है। ठीक है, अब अगर मैं पिगमेंट्स की बात करूं तो क्लोरोफिल, इसमें क्या मिलेगा अपन को, ग्रीन एल्गी में मिलेगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। मेरे पिगमेंट्स किसके अंदर प्रेजेंट है, डेफिनेट स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब यहां पर एक और खास बात है कि बेटा जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसके स्ट्रक्चर, उसकी शेप यहाँ पे अलग अलग हो सकती हैं। जैसे किसी के अंदर उसकी शेप डिस्कॉइड, डिस्क लाइक, किसी में प्लेट लाइक हो सकती है, किसी में रेटिक्यूलेट, किसी में कप शेप्ड, जैसे क्लेमाइडोमोनास में कप शेप्ड होती है, किसी में स्पाइरल या फिर रिबन शेप्ड। तो अलग अलग स्पीशीज में क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग है। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनल है जिसके अंदर मेरे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्रीन एल्गी के अंदर होता है स्टार्च की फॉर्म में, और ये स्टोरेज बॉडी बनाता है जिसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड। बेटा पायरेनॉइड में सेंटर में प्रोटीन मिलता है और बाहर क्या मिलता है, स्टार्च। इस चीज को याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो भी लगता है वो मैं आपको बता रही हूं। कुछ एल्गी फूड को स्टोर करते हैं इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमारा सेम, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और सेक्सुअल के अंदर 3 तरीके जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अगर आप ये देखोगे बेटा तो ये स्क्रीन पर मेरे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, किसके, कुछ एग्जाम्पल्स है ग्रीन एल्गी के। पहला हो गया मेरा कारा, क्या हो गया मेरा कारा। दूसरा कॉलोनियल फॉर्म जिसको हमने बोला वॉल्वॉक्स। ठीक है, ये क्लेमाइडोमोनास जिसके अंदर अपन ने क्या देखा था, हमने ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखा था। यूलोथ्रिक्स याद है जो फिलामेंटस फॉर्म हम लोगों ने देखी थी। स्पाइरोगायरा जिसके अंदर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। और ये लास्ट है हमारा एसिटाबुलेरिया। ये सब किसके एग्जाम्पल है, मेरे ग्रीन एल्गी के। किसके एग्जाम्पल हैं, ग्रीन एल्गी के। अब मैं किस पर आ गई, अब मैं आ गई मेरे ब्राउन एल्गी पर। ठीक है, किस पर आ गई, कौन सी एल्गी पर आ गई मैं, ब्राउन एल्गी, जिसको मैं फियोफाइसी भी बोलती हूं। क्या बोलती हूं, फियोफाइसी। तो ये प्राइमरीली दे आर मरीन, एक्वेटिक नहीं, प्राइमरीली मरीन होती हैं ये, फ्रेश वाटर नहीं, मरीन। एक्वेटिक तो है ही, एक्वेटिक के 2 टाइप्स ही तो होते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर। साइज और फॉर्म की बात करूं तो ये सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स भी हो सकती हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली वास्टली ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, जैसे कि कैल्प्स। है ना, मतलब कि अगर मैं ब्राउन एल्गी की बात करूं तो मुझे कुछ सिंपल फॉर्म्स भी मिल सकती हैं और मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स भी मिल सकती हैं। ठीक है, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टेस हमारे इसके क्या है, एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पर डायग्राम्स ड्रॉन है। ये है मेरा एक्टोकार्पस, ये है मेरा लेमिनेरिया, ये है मैक्रोसिस्टेस। तो बेटा ये बिल्कुल ध्यान रखना कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स किस एल्गी के अंदर फॉल करते हैं। अब इसका जनरल कैरेक्टर देखो तो यहां पर फ्रॉन्ड इज फोटोसिंथेटिक। बेटा फ्रॉन्ड क्या है समझ रहे हो, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो यहां पे नजर आ रहा है ना फ्यूकस में, इसे बोला है फ्रॉन्ड। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब ये पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा। ये है मेरी स्टाइप, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये मेरी स्टाइप है जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टॉक को। होल्ड फास्ट वो पॉइंट है जो कि इसको सबस्ट्रेटम से जोड़कर रखेगा। ठीक है, लार्ज फॉर्म्स के अंदर ऑफन क्या मिलते हैं हमें, एयर ब्लैडर्स जो बोएंसी में हेल्प करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब ये अलग पॉइंट है कि यहां पर सेल वॉल किस चीज की मिलेगी, सेलुलोस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एल्जिन, वेरी इंपॉर्टेंट एल्जिन। ठीक है, और क्या याद रखना है कि एल्जिन एक ऐसा हाइड्रोकोलॉइड है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। जब ग्रीन एल्गी देखा था तो उसके अंदर सेलुलोस की इनर लेयर देखी थी, पेक्टोस की आउटर लेयर देखी थी। अब ब्राउन एल्गी देखा तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर सेलुलोस तो है बट एल्जिन भी है। एल्जिन एक हाइड्रोकोलॉइड है। हाइड्रोकोलॉइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। एल्जिन याद रखना ब्राउन एल्गी में मिलता है बेटा, उसकी सेल वॉल के अंदर। स्टोर्ड फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेमिनेरिन एंड साथ में मैनेटॉल। पिगमेंट्स की बात करो तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए और सी है, कैरोटिनॉइड्स मिल जाएंगे, ज़ैंथोफिल मिल जाएंगे, फ्यूकोजेंथिन मिल जाएंगे। रिप्रोडक्शन एज यूजुअल जैसे हम देख चुके हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों मोड्स
एज इट इज आ जाएंगे हमारे, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करो, वेजिटेटिव में कैसे होगी, फ्रैगमेंटेशन ऑलरेडी सीन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से, सबसे कॉमन स्पोर क्या है, जूस्पोर, उधर देख सकते हो जूस्पोर मतलब उसके पास फ्लैजिला है। बायफ्लैजिला, अब देखो यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि जो मेरे जूस्पोर्स होते हैं ना उसके पास 2 फ्लैजिला हैं, ठीक है जी, समझ आ गया, 2 फ्लैजिला, बट जो 2 फ्लैजिला है वो अनइक्वल है, वो सिमिलर नहीं है। और किस शेप का है बेटा, ये थोड़ा सा पियर शेप का, ठीक है, थोड़ी सी शेप वैरी कर सकती है, ऐसे पियर शेप का है, ठीक है। किस शेप के हैं जूस्पोर्स, पियर शेप के हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह की हो सकती है, आइसो, एनाइसो, ऊगेमस, ठीक है। याद रखना जो मेरे एल्गे हैं इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स पानी के अंदर होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। जो गैमीट्स हैं हमने क्या देखा था कि जो जूस्पोर्स थे वो पियर शेप्ड थे, उनके पास 2 फ्लैजिला थे विच वर अनइक्वल, तो यहां पर जो मेरे गैमीट्स हैं वो भी पियर शेप्ड हैं एंड द फ्लैजिला दैट दे हैव इज आल्सो लेटरली अटैच्ड, ठीक है। तो ये थे मेरे ब्राउन एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स, और अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रही हूं, जैसे कि लैमिनेरिया, तभी तो इसमें लैमिनेरिन मिलता था, मैनिटॉल मिलता था, याद कीजिए। फ्यूकस जिसके अंदर हमने एयर ब्लैडर्स देखे थे। मैक्रोसिस्टिस फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ा हमने ब्राउन एल्गी की। एक्टोकार्पस, सरगासम, डिक्टेओटा, देखो डिक्टेओटा कितना प्यारा लग रहा है ऐसे ट्रांसपेरेंट सा। फिर से एग्जाम्पल्स देखो, लेमिनेरिया, फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस, डिक्टेओटा, सरगासम एंड एक्टोकार्पस। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे टाइप के एल्गी पर, विच इज माई रेड एल्गी या फिर रोहोडोफाइसी। अब देखो ये मुझे कहाँ मिलती है बेटा, यूजुअली मरीन हैबिटेट्स में मिलती है और उन एरियाज में जो कि थोड़े से वार्म होते हैं, ठीक है। ये क्लोज टू द सरफेस पर भी मिल सकती है और डेप्थ पर भी, मतलब ऊपर वाले लेयर्स में तो मिल ही सकती है, लेकिन जो सबसे नीचे वाले लेयर्स होते हैं डीप डाउन, वहां पर भी मिल सकती है, ठीक है। अब अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो दीज आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखा था एक पॉलीसाइफोनिया। अब देखो हमें सेल वॉल देखना है, पहले ग्रीन में सेल वॉल थी सेल्यूलोस की और पेक्टिन की, पेक्टोज की, दूसरे में सेल्यूलोस के साथ एल्जिन आया था। यहाँ पे सेल्यूलोस के साथ पेक्टिन तो है ही, बट और हाइड्रोकोलॉइड्स आ गए जैसे कि एगर, कैरागिनिन एंड फ्यूनोरी। कैरागिनिन याद रखना कि ये रेड एल्गी से मिलता है, ठीक है बेटा। स्टोर्ड फूड मटेरियल इंपॉर्टेंट है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी बोल देते हैं कि किसका स्टोर्ड फूड मटेरियल ऐसा है जो कि अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलता है, जो कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से मिलता है। तो आपको पता है कि जब मैं रेड एल्गी की बात कर रही हूं उसके स्टोर्ड फूड मटेरियल को मैं फ्लोरिडियन स्टार्च बोलती हूं, और फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से मिलता है। पिगमेंट की बात करें तो इसके अंदर पिगमेंट ए है और डी है क्लोरोफिल का, और साथ में आर फाइको एरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन इसमें मिलते हैं। सबसे ज्यादा क्या डोमिनेट करेगा, आर फाइको एरिथ्रिन बेटा, क्योंकि एरिथ्रिन, एरिथ्रोसाइट्स, ये वो पिगमेंट है जिसकी वजह से इसे रेड कलर मिलेगा। कौन सा पिगमेंट है, आर फाइको एरिथ्रिन, जिसकी वजह से इसे रेड कलर मिलेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होगी, वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन जैसे यूजुअल होती है, एसेक्सुअल स्पोर्स से, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट खास बात कि जो स्पोर्स हैं यहां पर वो नॉन मोटाइल हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamete से हो सकती है, इसके अंदर जो गैमीट्स हैं बेटा वो नॉन मोटाइल हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। क्या होती है यहां पे बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है। पहले तो एक चीज ये याद करो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट सेक्सुअल स्टेज में होती है रेड एल्गे के। दूसरी चीज याद करने वाली ये है कि रेड एल्गी के अंदर कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई भी मोटाइल जूस्पोर, कोई जूस्पोर नहीं है। स्पोर्स होंगे वो भी नॉन मोटाइल होंगे,
जो गैमीट्स होंगे वो भी नॉन मोटाइल होंगे। नो मोटाइल स्ट्रक्चर इज एवर प्रेजेंट इन केस ऑफ रेड एल्गी। और ये रहे मेरे एग्जाम्पल्स। पॉलीसाइफोनिया शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया को साथ में पढ़ा जाता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस मेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और एंड दिस इज पोरफायरा जिसको हमने एल्गी के एग्जाम्पल्स के स्टार्टिंग की स्लाइड में पढ़ लिया था। तो जल्दी से यहां पर स्क्रीन पर रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स पे नजर घुमा लो कि कौन कौन से हैं। बेटा एक मेरा पॉलीसाइफोनिया है, जेलिडियम के साथ ग्रासिलेरिया को याद रखना, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, पोरफायरा। इसके साथ हमने क्या कर लिया बेटा, हमने इसके साथ खत्म कर लिया है अपना एल्गी वाला टॉपिक। अब एक एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है जिसे हम सारी तीनों टाइप की एल्गी को कंपेयर कर सकते हैं, है ना, जो कि ग्रीन, ब्राउन और रेड होती है। क्लोरोफिल ए सबके अंदर प्रेजेंट है, बाकी बी सी डी सीक्वेंस में प्रेजेंट है। ऑलरेडी देख चुके हैं हम कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, सेल वॉल किस चीज की बनी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखे जाते हैं रोडोफाइसी में। रिमेंबर फ्लैजिला जो दोनों होते हैं वो इक्वल होते हैं क्लोरो में, अनइक्वल फियो में, और कोई भी मोटाइल फॉर्म एब्सेंट है किसमें, रोहोडो में। इसीलिए यहां पर ये जो एब्सेंट लिखा हुआ है दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इसके साथ हमने क्या कर लिया, हमने एल्गे फिनिश कर लिया। व्हाट आर वी लेफ्ट विद इन एल्गे, वी आर लेफ्ट विद द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब एल्गे के अंदर ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं तो ये ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये फूड सप्लीमेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। कैसे, अगर मैं बात करूं पोरफायरा की, लेमिनेरिया की, सरगासम की, सो दे आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गे जो कि फूड की तरह यूज होते हैं। याद रखना वो सिर्फ मरीन को हटा के एक्वेटिक करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम 3 ऐसी स्पीशीज हैं जो कि कैसे यूज की जाती हैं, फूड की तरह। अगर मैं यूनिसेलुलर एल्गे है एक बेटा जिसका नाम है क्लोरेला। क्या नाम है, क्लोरेला। बेटा वो ना प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच है और वो सप्लीमेंट्स की तरह यूज की जाती है स्पेस ट्रेवलर्स से। अब स्पेस ट्रैवलर्स इसे क्यों यूज करेंगे, क्योंकि बेटा स्पेस ट्रैवलर्स को जब स्पेस में जाना है तो उन्हें ऐसा है कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हम थोड़ा सा वॉल्यूम इनटेक करें और उससे ज्यादा प्रोटीन्स मिल जाएं। थोड़ा सा वॉल्यूम इनटेक करें और उससे ज्यादा प्रोटीन्स मिल जाएं तो क्या यूज करते हैं वो, क्लोरेला, जिसको अपन स्पेस एल्गा भी बोल सकते हैं कभी। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, वो मिलते हैं मुझे एल्गे से। एल्जिन ब्राउन एल्गी से मिला था, याद रखो। कैरागेनेन किससे मिला था, रेड एल्गी से, ऑलरेडी कर चुके हैं। एगर किससे मिलता है बेटा, एगर मिलता है जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से, रिमेंबर जो कि रेड एल्गी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एगर का यूज होता है मेरे लैबोरेटरीज में माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, आइसक्रीम्स में जेली बनाने के लिए यूज होता है। और आयोडीन कहां से एक्सट्रैक्ट होती है, फ्यूकस और लेमिनेरिया से। देखो आयोडीन कहां से एक्सट्रैक्ट होती है, फ्यूकस और लेमिनेरिया से आयोडीन एक्सट्रैक्ट होती है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी भी हमने इसके साथ देख ली। अब हम आ गए ब्रायोफाइटा पर। हमने एक बहुत बड़ी कैटेगरी एल्गी की ऑलरेडी खत्म कर ली है, क्योंकि बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने में टाइम लगता है, बट एक बार स्टार्ट कर दो तो खत्म करना इतना मुश्किल नहीं है ना। स्टार्ट करने में टाइम लगता है, तो हमने एल्गे अपना पूरा खत्म कर दिया है। अब हम ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो देखेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करूं तो ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। इनको लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है, इसीलिए हम इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। कहाँ मिलते हैं ब्रायोफाइट्स, हमें डैम्प, ह्यूमिड, शेडी लोकेलिटीज, ये इनकी फेवरेट जगह है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के अंदर हमारे 2 कैटेगरीज आ जाते हैं, जिनको मैंने क्या बोला, मॉसेस बोला और लीवरवर्ट्स बोला। क्या बोला मैंने, मॉसेस और लीवरवर्ट्स। प्लांट बॉडी की बात करें, अब जैसे हम एल्गे से ब्रायोफाइट पर आ गए तो मेरी प्लांट बॉडी और एडवांस हो जाती है, ठीक है। कुछ ब्रायोफाइट्स के पास तो थैलॉइड बॉडी है, लेकिन कुछ के पास जो प्लांट बॉडी है इट इज अ लिटिल मोर लीफी, थोड़ी सी और एडवांस्ड हो गई है। कुछ लीफी जो बॉडी है वो एग्जिस्ट करती है प्रोटोनेमा की फॉर्म में, एंड द अडल्ट लीफी पार्ट
which is gametophore are present। अगर आप देखो तो ब्रायोफाइट के जब आप अंदर देखोगे तो ये ना एल्गे से ज्यादा एडवांस्ड है। किससे ज्यादा एडवांस्ड है? एल्गे से। जुवेनाइल फॉर्म मतलब जो इसकी अर्लियर स्टेजेस हैं उसमें एक प्रोस्टेट स्ट्रक्चर यानी कि उसमें एक प्रोस्टेट जो कि ग्राउंड के साथ चलता है, प्रोटोनिमा वो बोलते हैं, और मच्योर होकर वो एक इरेक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे मैंने गैमीटोफोर बोला। गैमीटोफोर वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर गैमीट्स प्रेजेंट होंगी। तो हमने बोला कि जब इसका जुवेनाइल स्टेजेस है तो ये प्रोटोनिमा बना रहा है, मच्योर स्टेजेस में इट गोज एंड बिकम्स इरेक्ट विच बियर्स द गैमेट्स। ओके, प्लांट बॉडी देखो, मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट का मतलब हेप्लॉइड होता है। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स इसके अंदर अभी तक नहीं बनी हैं, लेकिन इसके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जरूर हैं। ठीक है, कुछ थोड़े से एडवांस्ड मेंबर्स हैं इसके अंदर जिन्हें हम बोलते हैं मॉसेस, जिसे हम बोलते हैं मॉसेस। मॉसेस में क्या दिखेगा कि ये नीचे वाला पार्ट मेरा गैमीटोफाइट है और ऊपर वाला पार्ट स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के अंदर क्या नजर आ रहा है? कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या मिलेंगे? स्पोर्स मिलेंगे। देखो स्पोरोफाइट के अंदर क्या दिख रहा है? फुट सीटा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स मिलेंगे। एक और चीज ध्यान रखो कि जो मेरी स्पोरोफाइट है वो किस पर डिपेंड कर रही है? मेरे गैमीटोफाइट पर। जो गैमीटोफाइट है उसके पास क्या होते हैं बेटा? यहां पर मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड स्टॉक्ड सेक्स ऑर्गन्स, मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी स्टॉक प्रेजेंट है। जैसे अगर मैंने ये एंथ्रीडियम बनाया तो ये एंथ्रीडियम की स्टॉक नजर आ रही है सबको, ठीक है, और ये सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि क्या है? प्रॉपर जैकेटेड हैं और मल्टी सेल्यूलर हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को बोला एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला आर्किगोनियम। अब इन ऑर्गन्स का काम क्या है? इन ऑर्गन्स का काम है गैमीट्स को प्रोड्यूस करना। अब अगर आप एक एग्जाम्पल देखो ब्रायोफाइट्स का तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मार्केंशिया। अब मार्केंशिया कैसा प्लांट है? मोनोइशियस या डायोशियस? एक सवाल तो यही है। ठीक है बेटा, आप इसे देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें ये मेरा फीमेल थैलस है, ये मेरा मेल थैलस है। इसका मतलब मार्केंशिया एक डायोशियस प्लांट है, मेल और फीमेल अलग अलग है। ठीक है, ये आर्किगोनियोफोर है जिस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ये एंथ्रीडियोफोर है जो कि मेल को रिप्रेजेंट करता है। दोनों में क्या नजर आ रहे हैं मुझे? जेमा कप। जेमा कप के बारे में भी बात करेंगे, बट ये देखो कि ये एक थैलॉइड एग्जाम्पल है जिसकी थैलॉइड प्लांट बॉडी है, एक ऐसा ब्रायोफाइट है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव तरीके से हो सकती है जैसे कि फ्रैगमेंटेशन, जेमे और बडिंग। जेमे के बारे में भी पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से ही होगी। फर्टिलाइजेशन में इन्होंने क्या दिखाया? आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम है। इन्होंने गैमीट्स बनाए, गैमीट्स ने फ्यूज करके जाइगोट बनाया, जाइगोट की रिडक्शन डिवीजन से अल्टीमेटली स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोरोफाइट जो देखा था हमने वो मल्टी सेल्यूलर है। याद रखना कि जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। किस पर डिपेंड करता है? किस पर अटैच्ड है? गैमीटोफाइट पर, और गैमीटोफाइट से ही सारा नरिशमेंट लेता है। ठीक है, इट इज कंप्लीटली और पार्शियली पैरासाइट ऑन गैमीटोफाइट। या तो गैमीटोफाइट पर पूरी तरह या फिर पार्शियली डिपेंड करता है मेरे ब्रायोफाइट्स का स्पोरोफाइट, जिसके 3 पार्ट्स हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल को फर्टाइल पार्ट बोल देते हैं क्योंकि उसके अंदर मेरे स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मेन हमारा गैमीटोफाइट है जिससे कि न्यूट्रिशन लेगा स्पोरोफाइट और उस पर डिपेंड करेगा। स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स जर्मिनेट करके हमें क्या दे देंगे बाद में? गैमीटोफाइट। क्यों? क्योंकि स्पोर्स भी हैप्लॉइड है और जो मेरा गैमीटोफाइट है वो भी हैप्लॉइड है। ठीक है, अब इसमें जो फिलामेंटस फॉर्म्स भी बन सकती हैं। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने यहां बोला कि स्पोर के 2 फ्यूचर हो सकते हैं। स्पोर एन स्ट्रक्चर है कि ये आगे जाके क्या बना ले बेटा? कि स्पोर आगे जाके बना ले मेरा गैमीटोफाइट। दूसरा रास्ता है कि ये जो मेरा स्पोर है ये आगे जाके 1 सेल से 2 सेल्स बन जाए, 2 से 4 बन जाए, और ये ऐसा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना ले जो कि फ्रीक्वेंटली ब्रांच भी कर सकता है।
ऐसे फ्रीक्वेंटली ब्रांच भी कर सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल दूंगी, ऐसे स्ट्रक्चर को मैं बोल दूंगी प्रोटोनेमा। कई बार बच्चे नहीं समझते कि प्रोटोनेमा है क्या, तो समझो जब एक स्पोर फर्दर डिवाइड करके एक ब्रांच एक्सट्रीमली फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना लेता है तो उसे प्रोटोनेमा बोलते हैं। तो एक स्पोर जो कि हैप्लॉइड है उससे हैप्लॉइड गेमीटोफाइट भी बन सकता है और माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉइड प्रोटोनेमा भी बन सकता है। प्रोटोनेमा बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात कर रही हूं तो प्रोटोनेमा को हल्के में मत लेना, ठीक है। अब आगे अगर ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन देखो तो क्लासिफिकेशन आपके सामने है बेटा। सबसे पहले आते हैं मेरे लीवरवर्ट्स, जिसका एग्जाम्पल मैं मार्केंशिया देख चुकी हूं। हॉर्नवर्ट्स जिसका एक एग्जाम्पल है एंथोसेरॉस, और तीसरा है मॉसेस। हमने लीवरवर्ट्स की भी थोड़ा डिटेल में बात की और मॉसेस की भी डिटेल में बात की। मेजरली हमारे ब्रायोफाइट्स लीवरवर्ट्स और मॉसेस में ही डिवाइडेड हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं लीवरवर्ट्स की बात करती हूं, पहले किसकी बात कर रही हूं, लीवरवर्ट्स की। लीवरवर्ट्स मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं। ये आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है और ये जो आपको इसके स्ट्रक्चर पर दिख रहा है, इसकी प्लांट बॉडी पर ये जो आपको इधर नजर आ रहा है, ये कुछ नहीं बल्कि जेमा कप है। ये क्या है बेटा, जेमा कप है। प्लांट बॉडी थैलॉइड है, एग्जाम्पल रिक्शिया मार्केंशिया। थैलस डॉर्सी वेंट्रली एप्रेस्ड है टू द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड से चिपका हुआ है। कुछ लीफी मेंबर्स हैं, यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं 2 रो के अंदर, कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे। अब हम हमेशा लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स का ही इस्तेमाल करते हैं जब मैं ब्रायोफाइट्स की बात कर रही हूं, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं बनती हैं, इसके अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वो कैसे होगी, मेरी फ्रैगमेंटेशन से होगी या फिर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनने से, जिसका नाम था जेमी। किसके अंदर प्रेजेंट थे, ये जेमा कप के अंदर प्रेजेंट थे, जिनका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो जेमी क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं बेसिकली रिप्रोडक्शन के, ग्रीन है, मल्टी सेल्यूलर हैं, और हम इसे एसेक्सुअल बड्स से कंपेयर कर सकते हैं। बेटा ये समझ लो कि ये मेरी जेमी का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारे सेल्स के साथ बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे जेमी एक जेमा कप के अंदर प्रेजेंट है। एक कप को काटोगे ना तो ऐसा दिखेगा कि ये कप है और इसके बेस पर ऐसे बहुत सारे जेमा प्रेजेंट है, ऐसा होता है, ठीक है। ये पेरेंट बॉडी से डिटैच करेंगे और जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर oogamous है। oogamous क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है। मोनोइशियस ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। डायोशियस का मार्केंशिया। क्यों डायोशियस, क्योंकि मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग थी, आपको मैंने ऑलरेडी बताया। इज इट क्लियर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। याद रखिए यहां पर हम रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम यहां पर बोल देते हैं राइजोइड्स, ठीक है। अगर यहां पे मैं स्पोरोफाइट की बात कर रही थी, फुट सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड है। स्पोर मदर सेल्स ने स्पोर बनाया और स्पोर क्या बना लेता है आगे जाके, गेमीटोफाइट, क्योंकि स्पोर्स भी हैप्लॉइड और गेमीटोफाइट भी हैप्लॉइड। एग्जांपल्स देखिए लीवरवर्ट्स के, मार्केंशिया, पोरेला, रिक्शिया और मार्केंशिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पोरेला भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना ये लीव्स नहीं है, इनके अंदर लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। अब जब आप बेटा माउंटेन्स वगैरह पे जाते हो तो आपने यूजुअली ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। ये क्या है बेटा, ये अभी आपको बड़े दिख रहे हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, ध्यान से देखना पड़ेगा। ये है मेरे मॉसेस। हमें पता है कि मॉसेस के अंदर मेरी प्रोटोनेमा स्टेज बनेगी और एक लीफी गेमीटोफाइट स्टेज बनेगी, ठीक है। प्रोटोनेमा स्टेज में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि ये किससे बनती है, एक स्पोर से बनती है। क्या होती है प्रोटोनेमा स्टेज वो भी बता चुकी हूं, ठीक है। अब लीफी स्टेज क्या है बेटा, लीफी स्टेज उस सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बनती है और वो भी उसकी एक लेटरल बड से। अगर देखो ये प्राइमरी प्रोटोनेमा है, अगर ये प्राइमरी प्रोटोनेमा है तो ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा होगा।
तो इसके ऊपर एक बड से कोई लीफी स्टेज निकल सकती है। तो मेरी प्लांट बॉडी में प्रोटोनेमा स्टेज और लीफी स्टेज दोनों मिल सकती हैं। हमने ऑलरेडी देखा जो मेरी मॉसेस होती हैं उसमें लीफी गैमीटोफाइट होता है, ठीक है, और उसमें स्पाइरली अरेंज लीव्स होंगी, वहां से निकलेगा स्पोरोफाइट जिसके 3 पार्ट्स थे, फुट, सीटा और कैप्सूल। जो मेरा स्पोरोफाइट है वो भी मल्टीसेल्यूलर है, गैमीटोफाइट भी मल्टीसेल्यूलर है। और जानने की बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर राइजोइड्स कैसे हैं, इंपॉर्टेंट, मल्टीसेल्यूलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। कैसे राइजोइड्स हैं, मल्टीसेल्यूलर और ब्रांच्ड। दिस इज माय प्लांट बॉडी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। गैमीटोफाइट का काम क्या है, सेक्स ऑर्गन्स को बेयर करना ताकि वो मेरे गैमीट्स बना सके। एंड थ्रीडिया और आर्किगोनिया का हमें पता ही है कि ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो या तो सेम प्लांट पर प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन सेम प्लांट की अलग अलग ब्रांचेस पर, सेम प्लांट की अलग अलग ब्रांचेस पर। रिप्रोडक्शन फिर से 2 तरीके का, वेजिटेटिव विच हैपन्स बाय फ्रैगमेंटेशन और बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेक्सुअल के अंदर हमेशा ही हमने फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की बात की है और ये हमारा सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रास्ता है जिसमें मेरे गैमीट्स वगैरह बनेंगे, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, है ना, और आगे जाकर हमारे फर्दर मियोसिस से स्पोर्स बन जाएंगे। मॉसेस के एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट, फ्यूनेरिया, अब तक जो पढ़ते आए हैं इसमें बहुत क्लियरली दिख रहा है बेटा, ये मेरे फ्यूनेरिया के कैप्सूल्स नजर आ रहे हैं आप सबको। अगला स्फैग्नम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है मेरा पॉलीट्राइकम। ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल देखो, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम। अगर मैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करूं बेटा, तो इसके अंदर जो मेरी लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज पार्शियली डोमिनेट करते हैं। कोई भी एक फेज एक के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करता है, इसीलिए मैंने साइकिल को क्या बोला, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये गैमीटोफिटिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से सवाल आ सकता है। जो ब्रायोफाइट्स हैं बेटा, उनकी जो राइजोइड्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, तो इट कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन, नंबर 1, ठीक है। और जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा यहां पर, ये स्फैग्नम का, मैंने इसे इंपॉर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि अब तक तो हमने इसकी बात की नहीं, क्योंकि बेटा इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बहुत रोल है। इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसे कॉटन मॉस भी बोला जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में बेटा ब्रायोफाइट्स काम आते हैं। लाइकन्स और ब्रायोफाइट्स मिलकर हमारे इकोलॉजिकल सक्सेशन में बहुत हेल्प करते हैं। जो मेरी पीट है बेटा, पीट एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है, ये लगा लो, वो भी मुझे कहां से मिलता है, स्फैग्नम से मिलता है। कुछ ब्रायोफाइट्स फूड की तरह यूज हो सकते हैं और कुछ ब्रायोफाइट्स का यूज हमने मेडिसिन में किया। किसके लिए, किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए। उसके अंदर मैंने यूज किया पॉलीट्राइकम की स्पीशीज को। किसको यूज किया मैंने, पॉलीट्राइकम की स्पीशीज को। ठीक है, इतना समझ आया बेटा। तो अब तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिए ये अपने ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब ये क्वेश्चन देखो, तो अगर एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे को इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, साफ साफ पता लग रहा है बेटा कि मेरा सी जेमा कप है। क्या है, सी जेमा कप, तो मैं 1 सेकेंड में बता दूंगी। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, ये ध्यान रखना कि आप पहले बर्ड्स आई व्यू से उस क्वेश्चन को देखो। क्योंकि आप सपोज करो अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ती, यहाँ पे बस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ना है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेते हो और आपको दिख रहा है कि सीधा बस ये सी जेमा कप है, यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, और बस इसी में ही है, तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो सब्जेक्ट आने के साथ साथ ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चंस की एप्लीकेशन को अच्छे से समझिए। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, एल्गे देख लिया। पहले हमने देखी हमारी तीनों टाइप की क्लासिफिकेशंस, फिर हमने देखी टेक्सोनॉमी, फिर हमने देखा एल्गे का जनरल अकाउंट, फिर देखा तीनों टाइप्स के एल्गे, फिर देखा ब्रायोफाइट्स, और हम 2 टाइप के ब्रायोफाइट्स कवर कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं टेरिडोफाइट्स पर। किस पर आ गए हैं हम, टेरिडोफाइट्स पे। बेटा टेरिडोफाइट्स को फर्स्ट ट्रैकियोफाइट बोला जाता है। ट्रैकियोफाइट मतलब ये वो हैं जिसके अंदर पहली बार जाइलम और फ्लोएम आया। ठीक है, रिलेटिवली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स देन ब्रायोफाइट्स।
ब्रायोफाइट्स से थोड़े से ज्यादा सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पहले प्लांट थे जिसमें जाइलम फ्लोएम बन गया था, और लेकिन इनकी खास बात क्या है कि मेरे ब्रायोफाइट्स की तरह ये अभी भी वाटर पर डिपेंडेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन ये वो पहला प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर मुझे ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स दिखे। पहला प्लांट का ग्रुप जिसके अंदर मेरे को ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स दिखेंगे। टेरिडोफाइट्स कहां मिलते हैं? कूल, डैम्प, शेडी एरियाज पर मिलते हैं, और कुछ कुछ सैंडी सॉइल कंडीशन में भी दे कैन फ्लरिश वेल। इसके अंदर बेटा मेरे दो कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, हॉर्सटेल और फर्न्स। क्या पढ़ रहे हैं? हॉर्सटेल और फर्न्स। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, इट इज फ्लिप्ड। अभी तक एल्गे और ब्रायो के अंदर क्या पढ़ा था कि मेन प्लांट बॉडी क्या है? गेमीटोफाइट। टेरिडोफाइट वो ग्रुप है अब कि स्पोरोफाइट थोड़ा सा फ्लरिश करता जा रहा है, थोड़ा इंडिपेंडेंस की तरफ जाता जा रहा है। प्लांट बॉडी मेन स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट किस चीज में डिफरेंशिएटेड है? रूट, स्टेम, लीफ। याद रखना, यहां पे रूट, स्टेम, लीफ सबको नजर आ रही हैं। ये एग्जाम्पल है सिलाजिनेला का, जिसे हम हिंदी में संजीवनी बूटी कहकर भी बुला सकते हैं। अब इतनी चीज याद रखो, जब मैंने रूट, स्टेम, लीफ की बात की तो एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। ही कैन जस्ट से दैट द गेमीटोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ। नो, द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ। लीफ दो तरह की है, मैक्रोफिल जिसका साइज बड़ा है जैसे कि फर्न्स, तभी ऑर्नामेंटल सजावट में यूज होती हैं। माइक्रोफिल्स ऐसी लीव्स जिसका साइज छोटा है, एग्जाम्पल सिलाजिनेला। अब स्पोरोफिल क्या होती हैं? बेटा स्पोरोफाइल एक स्पेशल तरह की लीफ है जो कि स्पोर्स को बेयर करती हैं। स्पोरो मतलब स्पोर्स, फिल मतलब लीफ। ऐसी स्पोरोफाइट्स के अंदर जो स्पोरेंजिया, ये आपको क्या दिख रहे हैं? ये जो गोल गोल दिख रहे हैं, लेट मी चेंज द कलर एवरीवन। ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं ना बेटा, ये स्पोरेंजिया हैं, यानी कि स्पोर सैक हैं, और इनके फर्दर अंदर क्या प्रेजेंट है? इनके स्पोर्स प्रेजेंट हैं। और ऐसी लीफ को मैं क्या बोल दूंगी? स्पोरोफिल बोल दूंगी। क्या बोल दूंगी इसको? ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरोफिल। अब इतना समझो कि बेटा एक स्पोरोफिल मतलब इसके ऊपर स्पोरेंजिया यानी कि सैक, उसके अंदर स्पोर्स। ऐसे बहुत सारे स्पोरोफिल्स मिलकर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस कोन जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई या फिर स्ट्रोबिलस। ये याद रखो, स्ट्रोबिलस किसमें देखने को मिलता है? सिलाजिनेला और इक्वीसीटम की स्पीशीज में। ये आपको इक्वीसीटम दिख रहा है और ये उसका स्ट्रोबिलस है, यानी कि कोन है बेटा। ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है? जो मेरा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया का क्या मतलब है? स्पोरेंजिया का मतलब है स्पोर सैक। स्पोर सैक के अंदर मिलती है स्पोर मदर सेल। मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस से बनते हैं मेरे स्पोर्स। जो प्लांट है ये आता है बेटा कई बार एग्जाम में, ये याद करना। ठीक है, बस ये याद करना, ये जरूरी है टेरिडोफाइट्स के अंदर कि टेरिडोफाइट्स के अंदर कुछ कुछ होमोस्पोरस स्पीशीज भी होते हैं। होमोस्पोरस मतलब एक ही तरह के स्पोर्स हैं, कुछ ऐसा नहीं कि मेल स्पोर्स फीमेल स्पोर्स, ऐसा कुछ नहीं है, या माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, ऐसा कुछ नहीं, एक ही तरह के स्पोर्स। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लाइकोपोडियम और ड्रायोप्टेरिस, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेटेरोस्पोरस स्पीशीज के नाम। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मेरे टेरिडोफाइट्स के हेटेरोस्पोरस स्पीशीज के क्या नाम है? सिलाजिनेला और सेल्विनिया। अब हेटेरोस्पोरस का क्या मतलब? दो अलग टाइप के स्पोर्स। क्या बनता है यहाँ पे? छोटे माइक्रोस्पोर्स और बड़े मेगास्पोर्स। इतना याद रखना बेटा। जो होमोस्पोरस कंडीशंस होती हैं उसके अंदर जो मेरा जो होमोस्पोर्स हैं, एक ही तरह के स्पोर बनाएंगे गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट पर होंगे मेरे सेक्स ऑर्गन्स जिनका नाम है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। ठीक है। टेरिडोफाइट्स के अंदर भी मुझे ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन नजर आ रहा है, किसका? हेप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस का। अगर मैं हेटेरोस्पोरस प्लांट की बात करूं, हेटेरोस्पोरस मतलब जिसमें मुझे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? यहां पर जो गेमीटोफाइट है डायोशियस है। डायोशियस का मतलब मेल प्लांट बॉडी अलग है और फीमेल प्लांट बॉडी
अलग है, ये मतलब है यहाँ पे डायोशियस का। ये एक एग्जाम्पल है हेटेरोस्पोरस स्पीशीज का, जैसे कि साल्विनिया। अब हेटेरोस्पोरस में क्या होगा, देखो मेल और फीमेल का अलग अलग सीक्वेंस चलेगा। एक है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल वो लीफ है जिसपे माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोर सैक होगा। स्पोर सैक के अंदर स्पोर मदर सेल, मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन से माइक्रोस्पोर बनेगा जो कि आगे जाकर गेमीटोफाइट बनाएगा। और गेमीटोफाइट पर तो गेमीटोफाइट पर क्या होता है, मेल गेमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर विच इज एंथ्रीडियम। फिर से समझो इधर से, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल ये लीफ है बेटा। मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजिया यानी कि स्पोर सैक, स्पोर सैक के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, उसकी रिडक्शन डिवीजन से मेगास्पोर बना। मेगास्पोर ने फीमेल गेमीटोफाइट बनाया। फीमेल गेमीटोफाइट वो प्लांट बॉडी है जिसके ऊपर आर्किगोनियम मिलेगा। आर्किगोनियम वो स्ट्रक्चर है जो कि आगे जाकर एग देगा। बेटा अब हेटेरोस्पोरी की इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बेटा द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जब जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है तो वो चेंज फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर होता है। ठीक है, समझ रहे हो, जो फीमेल गेमीट को बेयर करने वाला स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अकर्स विद इन इट। ये चीज एक ऐसा फैक्टर है जो कि सीड हैबिट का प्रीकर्सर है। क्या है, दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, और ये इवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप प्ले करता है। इतना याद रखो कि ये हेटेरोस्पोरी की वजह से ही सीड हैबिट आई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, एक बात सुनो, मैं जब सीड की बात करती हूं, सीड क्या है, सीड इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। इसका मतलब कोई मेल फीमेल या फिर दो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स फ्यूज करते हैं, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड बनता है। तो हेटेरोस्पोरी यानी कि सिर्फ एक तरह का स्पोर ना बनना, बल्कि दो अलग अलग तरह का स्पोर बनना, एक तरीके से सीड फॉर्मेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं मेरे इवोल्यूशन को। कहां लेकर जा रहे हैं, मेरे इवोल्यूशन को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। Hence, heterospory leads to seed habit in plants. तो हेटेरोस्पोरी किसको लीड करती है, सीड हैबिट को लीड करती है एक प्लांट के अंदर। लेकिन अगर कोई पूछे कि यहां पर सीड्स बनते हैं, नहीं बनते, ये सीड हैबिट का प्रीकर्सर है। इसका मतलब सीड बनने से पहले वाली स्टेज। तो याद रखना, टेरिडोफाइट्स रिप्रेजेंट द प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, जबकि पहली बार मेरे सीड्स बनेंगे बेटा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। किसके अंदर बनेंगे सबसे पहले सीड, मेरे जिम्नोस्पर्म के अंदर। अब देखो प्रोथैलस क्या होता है, वो कह रहे हैं कि अच्छा इसमें बड़े सारे स्पोर्स थे, है ना, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट है। तो हम स्पोरोफाइट के बारे में बात कर चुके हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो रूट स्टेम लीफ की बनी है। अब जो स्पोर्स जर्मिनेट किए, स्पोर्स कैसे थे, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड स्पोर्स ही तो जर्मिनेट करके इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल मल्टीसेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमीटोफाइट बनाएंगे, जिसे बोला प्रोथैलस। इंपॉर्टेंट, अगर मैं टेरिडोफाइट के प्रोथैलस की बात करूं तो बेटा याद रखो कि वो इनकॉन्स्पिकुअस है, मतलब काफी छोटा सा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक सेल का बना है, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। ठीक है, गेमीटोफाइट का काम क्या है कि इट विल बेयर द गेमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये आर्किगोनियम दिख रहा है, देखो यहां पे आर्किगोनियम दिख रहा है ऐसे फ्लास्क शेप्ड, ये मेरे आर्किगोनियम है जो कि फीमेल गेमीट बनाएंगे। ये मेरे एंथ्रीडियम है जो कि मेल गेमीट बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा क्या है, गेमीटोफाइट का स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं प्रोथैलस। एक और चीज याद रखना कि ये प्रोथैलस फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसका मतलब ये स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। फ्री लिविंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। एक और बार दोहरा देती हूं, जब हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, मेन प्लांट बॉडी थी गेमीटोफाइट, और स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट था फॉर द न्यूट्रिशन। ठीक है, लेकिन अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें, फ्लिप हो गया है, मेन प्लांट बॉडी कौन हो गई है, स्पोरोफाइट, लेकिन अब मेरा जो गेमीटोफाइट था वो स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट, वो फ्री लिविंग है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस
कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो वो स्पोरोफाइट बना देगा, और ये मेरा स्पोरोफाइट ही तो है जिस पर कि रूट, स्टेम और लीफ बनते हैं मेरे टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है, आई एम ट्राइंग कि मैं आपको एक कॉन्टिन्यूएशन में समझा पाऊं। मेरे टेरिडोफाइट्स के अंदर आ जाता है बेटा मेरा साइलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है साइलोटम, लाइकोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा, हॉर्स, स्फिनो मतलब हॉर्स, एग्जाम्पल इक्विसिटम, ठीक है, टेरोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। यहां पर हम एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी बोल देते हैं कभी कभी। तो ये है मेरी किसकी क्लासिफिकेशन बेटा, टेरिडोफाइट्स की। अब अगर मैं टेरिडोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखूं बेटा, तो ये भी सॉइल बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, याद रखिएगा। इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर मैं ड्रायोप्टेरिस की ही बात करूं जो यहां पर फिगर है, तो बेटा इससे एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग बनती है। हेलमिंथ समझते हो, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं हमारे, नीमाटोड्स वगैरह, उसके अगेंस्ट जब हेलमिंथ्स का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अगेंस्ट वी वुड बी नीडिंग एंटी हेलमिंथिक ड्रग, तो वो मुझे मिलती है ड्रायोप्टेरिस से। और क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था कि जो फर्न्स होते हैं उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, सो दे आर वेरी ग्रेसफुल एंड दे कैन बी यूज्ड एज ऑर्नामेंटल्स, यानी कि सजावट के पर्पस के लिए। बेटा आई होप जितना हमने कर लिया वो सबको क्लियर है एकदम। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हमने कर लिए, एल्गी देख लिया, ब्रायो देख लिया, टेरिडो देख लिया। अब हम देखेंगे हमारा जिम्नोस्पर्म और फिर देखेंगे हम एंजियोस्पर्म। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे लेकर चलते हैं इसे। ठीक है, अब बेटा जब मैंने जिम्नोस्पर्म्स की बात की, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स में क्या याद रखना बहुत जरूरी है, जिम्नोस्पर्म्स में ये याद रखना जरूरी है बेटा कि ये स्पर्मेटोफाइट हैं। क्या है ये, स्पर्मेटोफाइट। यहां पे ये स्पर्मा का मतलब है बेटा सीड, यहां पे ये स्पर्मा का मतलब क्या है, सीड। याद आ रहा है कि टेरिडोफाइट तो प्रीकर्सर टू सीड है, सीड के बनने से पहले, तो ये मेरे स्पर्मेटोफाइट में आते हैं। याद रखो यहां पर क्या बनता है, ओव्यूल तो बनता है, ओव्यूल ही आगे जाके डेवलप करके सीड बनाता है। लेकिन खास बात क्या है, द ओव्यूल इज नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। जो ओव्यूल है जो कि आगे जाकर सीड बनाएगा, उसके ऊपर ओवरी की वॉल नहीं है। ठीक है, एंड इट रिमेन्स एक्सपोज्ड, फर्टिलाइजेशन के पहले भी, फर्टिलाइजेशन के बाद में भी। अब ओवरी वॉल ही नहीं है मतलब फ्रूट नहीं बना, समझ रहे हो, लेकिन सीड जरूर बना। जिम्नोस्पर्म्स को बोलते हैं आर्किगोनिएट्स। आर्किगोनिएट्स का क्या मतलब है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी आर्किगोनिया होता है। टेरिडोफाइट्स भी आर्किगोनिएट्स ही थे बेटा, आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर देखा था। एम्ब्रियोफाइट्स की यहां पर एम्ब्रियो बनता है बेटा, एम्ब्रियोफाइट्स के अंदर एल्गे के अलावा सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, एल्गे में एम्ब्रियो नहीं बनता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ट्रैकियोफाइटा मतलब ये वो ग्रुप है जिसमें जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट है। स्पर्मेटोफाइट्स का क्या मतलब है कि यहां पर सीड डेवलपमेंट होता है, सीड बनता है, और यहां पे सिफनोगेमस टाइप ऑफ oogamy होती है, मतलब कि जो मेल गेमीट है वो फीमेल गेमीट तक पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंचता है। जनरल फीचर्स क्या है कि मेरे जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज ट्रीज से टॉल साइज ट्रीज आ जाते हैं, शर्ब्स आ जाते हैं, लेकिन हर्ब्स नहीं आते हैं एकदम। तो आप जो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं वो मेरे जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये मेरी जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी है जिसके अंदर आता है जाइंट रेडवुड ट्री, जिसे कैलिफोर्नियन रेडवुड ट्री भी बोलते हैं। सेक्वा सेम्परवेरेंस इज द साइंटिफिक नेम फॉर इट। सेक्वा सेम्परवेरेंस बेटा, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। अगर एक ह्यूमन बीइंग इसके सामने खड़ा होता है तो वो इतनू सा लगता है, इतनू सा, इतना बड़ा प्लांट है, इतना बड़ा ट्री है ये, आई वुड से, विच बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म सेक्वा सेम्परवेरेंस, ऑल्सो नोन एज द कैलिफोर्नियन रेडवुड ट्री। अब अगर मैं प्लांट बॉडी की बात करूं तो जो मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स में क्या थी, स्पोरोफाइट। यहां पर भी स्पोरोफाइट ही है,
और वो फिर से डिफरेंशिएटेड है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। रूट आपको पता है बेटा जनरली आपकी टैप रूट होती है, लेकिन अगर मैं इसके दो मेंबर्स की बात करूं, जैसे पाइनस है, तो पाइनस मेरा जिम्नोस्पर्म का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो पाइनस के अंदर आपको ना माइकोराइजल एसोसिएशन मिलेगी। इसका मतलब पाइनस की रूट्स के साथ किसका एसोसिएशन है? ये फंगस का। और पाइनस का जो सीड है ना, वो माइकोराइजल एसोसिएशन के बिना ग्रो भी नहीं कर सकता है। फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स को माइकोराइजा बोलते हैं। माइको का मतलब फंगस, राइजा का मतलब रूट। अगला देखो, मैंने किस चीज की बात की? कोरेलॉइड रूट। बेटा ये रूट ना कोरल्स की तरह दिखती है और ये ना रूट ऐसे होती है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें डाइकोटमस सी ब्रांचिंग यूं नजर आती है, ऐसी डाइकोटमस सी ब्रांचिंग नजर आएगी। और ये कोरेलॉइड रूट किस में देखी जाती है? बेटा ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, साइकस में देखी जाती है। और इस रूट का काम क्या है? नाइट्रोजन को फिक्स करना। ठीक है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स किसके साथ एसोसिएटेड हैं? साइनोबैक्टीरिया के साथ। और ये साइनोबैक्टीरिया किसमें हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। तो याद रखना, पाइनस में क्या दिखता है? माइकोराइजल एसोसिएशन। साइकस में दिखती हैं कोरेलॉइड रूट्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आती है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो स्टेम हो सकती है वो ब्रांचिंग शो कर सकती है, जो कि हम पाइनस सिड्रस में देखते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना, यहां पर हम पाइनस और साइकस की बहुत बात करेंगे और दोनों के अंदर बहुत कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। अगर मैं स्टेम की बात करूं तो मेरी स्टेम ब्रांच्ड है किसमें? पाइनस में। मेरी स्टेम अनब्रांच्ड है साइकस में। यहां से देख के पता लग रहा है कि बहुत सारे आप जब किसी पार्क्स वगैरह में जाते हो तो आपको साइकस दिखता है। बेटा ये इसकी स्टेम है, देखो कोई भी ब्रांचिंग नहीं नजर आ रही। तो याद रखना, ब्रांच्ड पाइनस, अनब्रांच्ड साइकस। लीव्स की बात करें तो देखो सिंपल लीव्स भी हो सकती हैं और कंपाउंड लीव्स भी हो सकती हैं। ये साइकस की कंपाउंड लीव्स दिखा रखी हैं, वो भी पिनेटली कंपाउंड लीव्स। लीव्स कुछ कुछ क्या दिखाती हैं? सर्सिनेट वर्नेशन। सर्सिनेट का मतलब होता है कि जो लीफ एपेक्स पर ना ये थोड़ी सी रोल्ड होती है। ये देख रहे हो ऐसे थोड़ी सी रोल्ड नजर आ रही है ये लीफ। ठीक है, व्हेन द लीफ इज रोल्ड फ्रॉम द एपेक्स टुवर्ड्स द बेस। ठीक है, किस में देखी जाती है सर्सिनेट वर्नेशन? याद रखना साइकस के अंदर, सी याद रख लेना। और लीव्स देखो बेटा इंपॉर्टेंट, जो यहां पे लीव्स हैं ये ऐसे अडेप्टेड होती हैं सो दैट दे कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कि एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाए, ह्यूमिडिटी हो जाए, विंड हो जाए। कई कई लीव्स होती है निडल लाइक। निडल लाइक क्यों? ताकि उनका सरफेस एरिया कम हो जाए। क्यूटिकल थिक होता है, सनकन स्टोमेटा है। सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है द स्टोमेटा इज डीप सीटेड। सनकन स्टोमेटा का मतलब है द स्टोमेटा इज डीप सीटेड, ताकि वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर पाए। थिक क्यूटिकल भी ऐसी ही एक अडेप्टेशन है। और निडल लाइक लीफ बनाना ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए, ताकि वाटर का लॉस कम हो पाए। सेम चीज है बेटा, सबका टारगेट, सबका मोटिव यही है। वैस्कुलर बंडल, मुझे पता है कि यहां पे ट्रैकियोफाइटा है, तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे यहां पर मिलेगा मेरा जाइलम और फ्लोएम। हमने एनाटॉमी में ऑलरेडी पढ़ा है कि जो मेरा जाइलम होता है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि किसमें हेल्प करता है? मेरे वाटर के मूवमेंट में, जिसमें मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं। जो फ्लोएम है वो किसमें हेल्प करता है? फूड के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, अब अगर आगे चलें तो जो मेरे स्पोरोफाइट्स है वो हेट्रोस्पोरस। एक और चीज सवाल आता है, टेरिडोफाइट के अंदर होमोस्पोरस स्पीशीज भी देखी थी, जैसे लाइकोपोडियम। हेट्रोस्पोरस स्पीशीज भी देखी थी, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर इंपॉर्टेंट सिर्फ हेट्रोस्पोरस स्पीशीज है। हमने यहां होमोस्पोरस नहीं लिखा, तभी तो सीड हैबिट आ गया, तभी तो यहां सीड हैबिट आ गया। स्पोर्स दो तरीके के, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। कोन बनते हैं एकदम वैसे जैसे वहां स्पोरोफिल की बात की थी, याद है कोन स्ट्रोबिलस की बात की थी कि स्पोर बियरिंग लीफ को स्पोरोफिल बोलते हैं। इनके ऊपर स्पोरेंजिया यानी कि स्पोर सैक प्रेजेंट है, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। स्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं एक एक्सिस में, एक लूज कोन बनाने के लिए या फिर एक कॉम्पैक्ट
स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसे हम कोन बोल देते हैं बेसिकली। अब मेरे कोन भी देखो दो तरीके के हैं, मोनोइशियस। इसका मतलब जो मेल और फीमेल कोन हैं वो एक ही प्लांट पर प्रोड्यूस हो ऑन द सेम ट्री। बेटा पाइनस, क्या बोला मैंने, याद रखना कि जो पाइनस है उसके अंदर मेल कोन और फीमेल कोन सेम प्लांट पर प्रेजेंट है। क्या बोला, मेल कोन और फीमेल कोन सेम प्लांट पर प्रेजेंट है, याद रखना। अगर डायोशियस की बात करूं, मेल कोन और जो फीमेल कोन है वो डिफरेंट ट्रीज पर प्रेजेंट है इन केस ऑफ साइकस। तो जब भी हम जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं तो बेटा साइकस और पाइनस में कुछ कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं जिनको आप याद रखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकती हैं। देखो ये मेरा मेल कोन है पाइनस का, ये मेरा फीमेल कोन है पाइनस का, बट आपको ऑलरेडी पता है कि ये दोनों मेरे एक ही ट्री पर प्रेजेंट हैं, जिसको मैंने मोनोइशियस बोला। अब अगर आप स्पोरोफिल देखिए तो ये माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर बना रखा है और वो मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर बना रखा है। वो जो मेगास्पोरोफिल है ये फीमेल कोन या फिर स्ट्रोबिलस बनाएगा, जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो मेल कोन या फिर मेल स्ट्रोबिलस बनाएगा। और ये डायग्राम किस चीज का है बेटा, ये मेरे साइकस के मेल और फीमेल कोन का है। जो ये देखा था ये किसका मेल और फीमेल कोन है, पाइनस का। फिर से देखो ये किसका है, पाइनस का मेल और फीमेल कोन, और ये किसका है, ये है साइकस का मेल और फीमेल कोन। ठीक है, चलो अगर मैं आगे चलती हूं, अब मैं बात कर रही हूं पोलन ग्रेन की। एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता देती हूं कि बेटा पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमीट नहीं है। वो क्या है, पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं इसे, मेल गैमीटोफाइट। इसका मतलब ये मेल गैमीट बेयरिंग स्ट्रक्चर है, मेल गैमीट को धारण करने वाला स्ट्रक्चर ये मेल गैमीट नहीं है, इस चीज को याद रखना। जो माइक्रोस्पोर होता है वो डेवलप हो जाता है मेल गैमीटोफाइट में। अब यहां पर टेरिडोफाइट्स पर चलो। स्पोरोफाइट वाज द मेन प्लांट बॉडी विच वाज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो गैमीटोफाइट था वो फोटोसिंथेटिक था, इंडिपेंडेंट था, मतलब कि फ्री लिविंग था क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर पा रहा था। लेकिन जब मैं जिम्नोस्पर्म्स में आई, ठीक है, फिर से मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, रूट स्टेम लीव्स में डिवाइडेड है, लेकिन अब जो गैमीटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है, वो डिपेंडेंट है मेरे स्पोरोफाइट पर। अगर आप शुरू से देखो, एल्गे से, ब्रायो से, टेरिडो से हम जिम्नो पर आ गए हैं। हम ऐसे देख रहे थे कि एल्गे ब्रायो में गैमीटोफिटिक स्टेज मेन थी, फिर टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक मेन स्टेज हो गई, लेकिन गैमीटोफाइट उस पर डिपेंडेंट नहीं था। अब जैसे जिम्नो में आए, स्पोरोफाइट मेन है लेकिन गैमीटोफाइट उस पर डिपेंडेंट भी है। इसका मतलब ग्रेजुअली इवोल्यूशन में क्या हुआ, इवोल्यूशन होते होते कि पहले गैमीटोफाइट डोमिनेंट थी और फिर जैसे जैसे मैं टेरिडो, जिम्नो, एंजियो पे पहुंची, मेरी स्पोरोफाइट फेज डोमिनेट करने लगा। इसीलिए जो यहां पर गैमीटोफाइट है दैट इज हाईली रिड्यूस्ड और उसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स हैं। पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमीटोफाइट। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट करते हैं जिम्नोस्पर्म के मेल गैमीटोफाइट को। अब इधर समझो कि जो मेरे माइक्रोस्पोरोफिल है, मेरा क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, जो मेल वाला लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। कौन से स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके अंदर मदर सेल्स होंगे, उसके अंदर मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। ये मेरा मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमने तो कोन को ऑलरेडी देख लिया है। मेगा का भी बेटा बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन याद रखना जब मेरे मेगास्पोर्स बनते हैं ना, एक चीज क्या याद रखनी है, जब देखो अगर मेरे 4 माइक्रोस्पोर्स बने तो चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स आगे जाके 4 पोलन ग्रेन्स बना देंगे, मतलब कि सारे ही फ्रूटफुल है ना, ठीक है, सब में ही आगे जाके डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जब मैं मेगास्पोर्स की बात करती हूं तो जो मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर्स बनते हैं
उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं विच आर नॉन फंक्शनल, एंड देर इज जस्ट वन विच इज फंक्शनल। देर इज जस्ट वन विच इज फंक्शनल। ठीक है, इतना समझा? और वही फीमेल गेमीटोफाइट बनाएगा आगे जाकर, इतना याद रखिएगा। ठीक है, पॉलिनेशन की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है, जिसको इन्होंने यहां पे एयर करंट्स बोला है, और उसे हम एनीमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। पोलन ग्रेन एयर करंट के थ्रू इधर से उधर जाता है, एंड कहां से कांटेक्ट में आता है? विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, और ओव्यूल प्रेजेंट है मेरे मेगास्पोरोफिल के ऊपर। जो स्पर्मेटोजोइड यानी कि जो स्पर्म्स हैं, जो मेल गैमीट हैं, वो सीलिएटेड होते हैं इन केस ऑफ प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म साइकेड्स जैसे। ठीक है, साइफनोगैमस ऊगेमी का क्या मतलब है? साइफन मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एल्गी में भी बताया था आपको। तो यहां पर पोलन ट्यूब मेल गैमीट को कैरी करती है आर्किगोनिया से होते हुए, जिसके अंदर वो उसे उसके माउथ पर डिस्चार्ज कर देती है। और मेरे आर्किगोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? एग प्रेजेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो साइकस है वो साइफोनोगेमी भी शो करता है, और जूओइडोगेमी। जूओइडोगेमी का मतलब जो मेल गैमीट्स हैं वो मल्टीसीलिएटेड हैं, लेकिन वो पोलन ट्यूब से भी कैरी किए जा सकते हैं। ऐसा हमने किस में पढ़ा? साइकस में पढ़ा। साइफोनोगेमी का मतलब समझ आ गया? साइफोन मतलब एक पोलन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनना, जो कि मेल गैमीट को आर्किगोनिया के माउथ तक ले जाए, क्योंकि आर्किगोनिया के अंदर ही मेरा एग सेल प्रेजेंट होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा बेटा? मुझे पता है कि जो मेरा स्ट्रक्चर होता है जाइगोट, कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जाइगोट। वो किस में डेवलप हो जाएगा? वो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। ठीक है, ओव्यूल्स बनते हैं यहां पर, सीड पहली बार बने। ओव्यूल्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या बना लेगा? सीड बना लेगा। लेकिन हमें इतना याद रखना है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो यहाँ पे सीड है वो क्या है? नेकेड, एंड दे आर नॉट कवर्ड बाय अ फ्रूट वॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिम्नो और एंजियो के बीच में। जिम्नो की लाइफ साइकिल देखोगे बेटा तो यहां पर जो स्पोरोफिटिक फेज है वो ज्यादा है, वो डोमिनेट करता है गेमीटोफिटिक फेज से, यानी कि हेप्लॉइड फेज से। इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। अगर जिम्नोस्पर्म्स के हम 4 ऑर्डर्स की बात करें तो वो है गिंकगो एल्स, जिसका मेंबर है गिंकगो बाइलोबा, जिसका मेंबर है गिंकगो बाइलोबा। साइकेडेल्स, जिसका मेंबर है साइकस, अनब्रांच स्टेम दिख रही है। कोनिफरेल्स दिख रहा है, कोनिफर शेप, सिड्रस। नीटेल्स, जिसका एग्जाम्पल है नीटम। ठीक है, तो ये क्या है? मेरे ऑर्डर्स हैं जिम्नोस्पर्म के। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, जो सीड होता है जिम्नोस्पर्म का, एक स्पीशीज है बेटा पाइनस जरार्डियाना, उसे चिलगोजा भी बोलते हैं। बहुत टेस्टी होता है बेटा चिलगोजा, और वो एडिबल होता है, कई बार उसे रोस्ट करके खाते हैं। हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म्स है तो हमें टिम्बर तो देंगे ही, जो कि हम फर्नीचर के लिए यूज करेंगे। देखो, इट पोजेसेस सॉफ्टवुड, और किस लिए यूज हो सकता है? ये लाइट फर्नीचर बनाने के लिए, कुछ प्लाईवुड, पैकिंग केसेस बनाने के लिए, मैथ स्टिक्स, रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए हम जिम्नोस्पर्म की वुड का यूज कर सकते हैं। पता है हमें पेपर भी वुड से एक्सट्रैक्ट होता है, वो भी बन सकता है। और बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हैं, पेपर में तो कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे भी हैं बेटा जो हेल्प करते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के तौर पे, जैसे फाइबर बोर्ड तो ठीक है। अब आगे देखो जरा, निडल ऑफ पाइनस और कॉनिफर्स, फाइबर बोर्ड, प्लाई, इस चीज के लिए तो देख लिया। अब मेडिसिन के लिए देखो, इफेड्रिन बेटा एक ड्रग का नाम है जो एक जिम्नोस्पर्म से मिलती है, जिसका नाम है इफेड्रा। अब इफेड्रिन ड्रग किस लिए काम आती है बेटा? एस्मा को ट्रीट करने के लिए काम आती है। किसमें काम आती है इफेड्रिन ड्रग? एस्मा को ट्रीट करने के लिए काम आती है। अगली ड्रग का नाम है टैक्सोल। टैक्सोल टैक्सोल एक ऐसी ड्रग है जो कैंसर पेशेंट्स के लिए काम आती है, बिकॉज इट हैज एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। टैक्सोल में क्या है? एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। क्या मिलता है टैक्सोल? टैक्सोल कहां से मिलता है? एक जिम्नोस्पर्म से जिसका नाम है टैक्सस बकाटा। किससे मिलता है? टैक्सस बकाटा। तो जो इफेड्रिन है वो किसको क्योर करता है? एस्मा, ठीक है। और जो टैक्सोल है वो कैंसर को क्योर करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। विद दिस एवरीवन वी हैव कम टू
ऑलमोस्ट द लास्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे, जिसमें हम किस चीज की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अपने एंजियोस्पर्म्स की। चलिए बेटा, अब एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है? एंजियो का मतलब है बेटा वेसल, और स्पर्मा वर्ड तो नजर आ ही रहा है। स्पर्मा का मतलब यहां पर भी सीड बनता है। वहां पर सीड नेकेड था, लेकिन यहां पर सीड फ्रूट के अंदर बनता है, और जो स्पोरोफिल्स हैं वो अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम फ्लावर्स बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स आर नथिंग एल्स बट माय फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, क्या है वो? बेसिकली मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोफाइट्स है, क्योंकि एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो किस में नहीं बनता? सिर्फ एल्गे में नहीं बनता है। नॉन आर्किगोनिएट्स, क्योंकि यहां पर आर्किगोनिया नहीं बनता है। वैस्कुलर बंडल यहां पर प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम। ये फ्रूट बियरिंग फनेरोगैम्स हैं। ठीक है, फ्रूट बनते हैं यहां पर फनेरोगैम्स या फिर स्पर्मेटोफाइट्स, मतलब कि सीड भी बनेगा यहां पर। बेटा ये एक तरीके से बहुत एडवांस्ड ग्रुप है। इट इज एक्सेप्शनली अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, जो कि बहुत सारे हैबिटेट्स में मिलते हैं। अगर स्मॉलेस्ट किसकी बात करूं मैं? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करूं तो ये है मेरा वुल्फिया, और अगर मैं टॉल ट्रीज की बात करूं तो ये है मेरा यूकेलिप्टस, जिसकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म देख रहे हो तो वुल्फिया, तो इसमें बहुत सारी रेंज प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। इसकी दो क्लासेस हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स हम पढ़ते हैं। मोनोकॉट्स मतलब एक कॉटिलेडन, डाइकॉट मतलब दो कॉटिलेडन। पी बीन हमारे डाइकॉट में आ जाती हैं, मेज राइस व्हीट मेरे मोनोकॉट्स में आ जाते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस दिया हुआ है, कितने कॉटिलेडन्स हैं। डाइकॉट में यूजुअली रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मोनोकॉट में यूजुअली पैरेलल होता है। और इन्होंने दे दिए कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। मोनोकॉट में यूजुअली ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं, 3 के मल्टीपल्स में जो फ्लोरल वर्ल्स होंगे वो, और डाइकॉट्स में टेट्रा या फिर पेंटामरस होते हैं। और अगर मैं वैस्कुलर बंडल की बात करूं, मतलब ट्रैकियोफाइटा है भाई, वैस्कुलर बंडल तो चाहिए, जाइलम और फ्लोएम की जरूरत है। जाइलम पानी को लेके जाने के लिए, फ्लोएम फूड को लेके जाने के लिए बेटा। लेकिन यहां पे अच्छी बात यह है कि जाइलम में वेसल्स हैं, जिम्नो में नहीं थी। फ्लोएम में क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम का एक कंपोनेंट कंपेनियन सेल, जिसके बारे में आप अनाटमी में पढ़ोगे। ठीक है, यहां पे अगर मैं सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं तो फ्लावर को मैं मॉडिफाइड शूट बोलती हूं, कि जो मेरी शूट थी, स्टेम थी, उसने मॉडिफाई होकर फ्लावर बना लिया। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन दो चीजों से मिलकर बनता है, नीचे फिलामेंट होती है और ऊपर एंथर होता है। जो पिस्टिल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा वो पार्ट होता है जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन के लिए, फिर स्टाइल आती है, और नीचे बल्ज्ड पार्ट है मेरा ओवरी। अब अगर मैं एंथर की बात करूं अपने, जो ये मेरा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, तो एंथर के अंदर मुझे मिलेंगे पोलन मदर सेल्स। क्या मिलेंगे एंथर के अंदर मुझे? पोलन मदर सेल्स, पीएमसी या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोल सकते हो। उसमें होगी मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन। बनेंगे एक रिडक्शन डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर्स, और चारों के चारों बदल जाएंगे पोलन ग्रेन्स में। फिर से बता रही हूं, पोलन ग्रेन्स आर नॉट द मेल गैमीट्स, दे आर द मेल गैमीटोफाइट, क्योंकि बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक है, इधर देखो, अगर मैंने ओव्यूल की बात करी, ओव्यूल के अंदर मिलेगा मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस से 4 मेगास्पोर्स मिलेंगे। 3 याद है, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं क्योंकि वो नॉन फंक्शनल है। सिर्फ एक फंक्शनल है जो आगे जाके बनाएगा एम्ब्रियो सैक। अब आप पूछोगे कि मैम एम्ब्रियो सैक कैसा दिखता है, तो मेरा एम्ब्रियो सैक दिखता है ऐसा। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म्स का एम्ब्रियो सैक होता है उसकी एक स्पेशलिटी है दैट इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट, कि इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। एक माइक्रोपाइलर एंड है, एक चलाजल एंड है। हम अब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो एक 12th का चैप्टर है, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें इसकी डिटेल में बात की गई है कि चलाजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट हैं। सेंट्रल सेल, ये जो मेन सेल है, ये है मेरा सेंट्रल सेल। इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, सेल्स नहीं, 2 न्यूक्लियाई, जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोला। ये देखो, ये मेरा सेंट्रल सेल,
ये है मेरा एग सेल, ठीक है। ये है मेरे 2 साइनर्जिड सेल जो कि कहां प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड पर, और इसके अंदर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये रास्ता दिखाता है आने वाली पोलन ट्यूब को कि मेल गैमीट्स को एग के पास डायरेक्ट कर दिया जा सके। अब एंजियोस्पर्म्स के अंदर पॉलिनेशन अलग अलग एजेंसी से होती है, अलग अलग मेथड से, इसीलिए पॉलिनेशन को इनडायरेक्ट बोला। पॉलिनेशन के 3 तरीके हैं। पहला है मेरा जीनोगेमी, जिसका मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है बेटा। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में, कि इसका जो एंथर है वहां से पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर जा रहा है, दिस इज जीनोगेमी, ठीक है। गिटोनोगेमी मतलब इसका एंथर से पोलन ग्रेन इसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर जा रहा है, वो है गिटोनोगेमी। ऑटो का मतलब है यहां से ही यहां पर। फिर से रिपीट कर रही हूं, ऑटोगेमी का मतलब सेम फ्लावर के अंदर एक एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा पर, ऑटोगेमी, ठीक है। गिटोनोगेमी में एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, विच इज गिटोनोगेमी। तीसरा है जीनोगेमी, जो कि 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में है। जर्मिनेशन होती है पोलन ट्यूब की, आप देख रहे हो। ये भी देखो कि इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या जा रहा है। ये जो 2 दिख रहे हैं ये मेरे क्या हैं, 2 मेल गैमीट्स हैं, और ये क्या है मेरा वेजिटेटिव सेल है बेटा। क्या है ये वेजिटेटिव सेल, जो कि आप 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। अब इस पोलन ट्यूब ये जो ग्रो कर रही है, फिलीफॉर्म एपरेटस रास्ता दिखाएगा दोनों मेल गैमीट्स को ताकि उनका आगे जाकर फ्यूजन हो जाए। फर्टिलाइजेशन देखो, द 2 मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज्ड इनटू माय एम्ब्रियो सैक, जैसा आप देख सकते हो। अब एंजियोस्पर्म्स का बहुत मेन फीचर है जिसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है बेटा कि जो मेरा पहला मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ, क्या बनाने के लिए? एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाने के लिए, जिस प्रोसेस को मैंने बोला सिनगेमी। अब जो मेरा दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, क्या बनाने के लिए? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो मेल गैमीट क्या था? हैप्लॉइड। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या था? 2n। मिलकर क्या बना लिया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉइड। इसका ट्रिप्लॉइड होना एंजियोस्पर्म का एक खास कैरेक्टर है, इसीलिए इस प्रोसेस को हमने बोला ट्रिपल फ्यूजन। अब हमने इस फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोला क्योंकि मेरे फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेप्स प्रेजेंट हैं, एक सिनगेमी और एक ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा जो कि मेरे एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है? आई होप सबको पता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस मेरे 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है। क्या बोला? सेकेंडरी न्यूक्लियस मेरे 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है। फर्टिलाइजेशन क्या है? साइनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट कर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन साइफोनोगेमस टाइप की है, मतलब कि पोलन ट्यूब के थ्रू हो रही है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स बेटा इंपॉर्टेंट। ओव्यूल डेवलप किसमें हो जाएगा? सीड। ये फ्रूट बनाता है, वेरी गुड, क्योंकि द सीड्स आर कवर्ड सो द ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट। अब जब इंटेग्यूमेंट्स हैं, किसकी इंटेग्यूमेंट्स हैं? ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स सीड कोट बनाएंगी ऑब्वियसली। ओवरी की वॉल फ्रूट वॉल बनाएगी, जिसे हम साइंटिफिकली पेरिकार्प बोलते हैं। जहां पर भी कार्प वर्ड का यूज हुआ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाकर क्या बनाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म बना देगा। अब अगर आप ये साइकिल देखो तो ये साइकिल मेरे एंजियोस्पर्म की साइकिल है, और इसमें आपको कौन सा फेज डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है? स्पोरोफिटिक फेज। गेमिटोफिटिक फेज इज हाईली रिड्यूस्ड, और वो स्पोरोफिटिक फेज पर डिपेंड भी करता है, इसीलिए इस साइकिल को भी मैं क्या बोल दूंगी? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोल दूंगी? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
क्लियर है? ये बस ये चार्ट वो बता रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं कि कैसे जब मैं अलगे से, ब्रायो से, टेरिडो से, जिम्नो से एंजियो पर आती हूं तो क्या होता है, मेरा स्पोरोफाइट डोमिनेट करने लग जाता है। देखो स्पोरोफाइट डोमिनेट करने लग जाता है। आगे एल्गे वगैरह की बात करोगे तो क्या डोमिनेट कर रहा था, गेमीटोफाइट डोमिनेट कर रहा था। अब अगर मैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करूं तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है बेटा, जैसे एक प्लांट में कोई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ग्रेजुअली फर्टिलाइजेशन दिखाकर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में बदलता है, फिर मियोसिस से फिर से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में बदलता है, इसी पूरी साइकिल को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का हैप्लॉइड में बदलना, हैप्लॉइड का डिप्लॉइड में बदलना, जो कि उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो याद रखो क्या देखना है, क्या देखना है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब कौन सा फेज डोमिनेंट है, एन फेज। एन क्या होता है, गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट डोमिनेंट कहां पर था, मेरे एल्गे में। तो यहां पर सारे एग्जांपल्स कौन से हैं, मेरे एल्गे। मेनी एल्गे आर कवर्ड इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जैसे कि वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनाज। अगला देखो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब, डिप्लॉन्टिक का मतलब 2n। 2n मतलब स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फेज कहां डोमिनेंट था, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, सबसे एडवांस्ड ग्रुप्स। लेकिन आ गई मेरी एल्गी एक्सेप्शन बनने के लिए फ्यूकस। फ्यूकस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो एक्सेप्शंस है बेटा इसमें वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आई मेरी एल्गे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आते हैं एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, लेकिन एक एल्गे का एक्सेप्शन भी है जिसे हम बोलते हैं फ्यूकस। याद है फ्यूकस, ठीक है, याद रखना। अगर मैं डिप्लॉन्टिक, देखो ये लाइफ साइकिल पता है कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब बहुत ज्यादा हैप्लॉइड भी नहीं है, बहुत ज्यादा डिप्लॉइड भी नहीं है, दोनों के बीच का है। तो इसके अंदर आ जाते हैं मेरे मिडल ग्रुप्स, जैसे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। क्या आगे, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया, केल्प, सेक्टोकार्पस। ये कौन से आ गए बेटा, ये है मेरे एल्गी। तो इसका मतलब मैं कैसे याद करूं भाई इनको, याद ऐसे होगा कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है एल्गी की, ज्यादातर एल्गी की, सबकी नहीं, ठीक है। डिप्लॉन्टिक होती है एंजियो और जिम्नो की, और फ्यूकस एज एन एक्सेप्शन है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में मेरे बीच वाले दो ग्रुप्स ब्रायो और टेरिडो, लेकिन कुछ एल्गे यहां पर भी एक्सेप्शन की तरह आ गए, तो मुझे उन 3 एल्गे का नाम भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया है। वो है एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प्स। वो क्या है, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प्स, इसको याद रखना, ठीक है। यहां पर इन्होंने वही एक्सेप्शंस को फिर से दोहराया है कि फ्यूकस एक एल्गे होते हुए भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प्स एल्गी होते हुए भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है। उसने हमें बताई हमारी ये एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। तो बेटा इसके साथ हमने कर लिया है अपना पूरा चैप्टर खत्म। अगर आपने ये सेशन देख लिया, सो यू आर थ्रू प्लांट किंगडम, ठीक है, अच्छे अच्छे नंबर आ जाएंगे। बट याद रखना हमने क्या क्या पढ़ा, बर्ड्स आई व्यू हमेशा होना चाहिए, क्लासिफिकेशन के 3 सिस्टम्स देखे, टेक्सोनॉमी के 3 तरीके देखे, एल्गे का जनरल अकाउंट देखा, एल्गे के तीनों टाइप्स देखे, क्लोरोफियोरोहोडो, एग्जाम्पल्स, फंक्शन, सब कुछ देखा। ब्रायोफाइट्स, उसके 2 टाइप्स देखे, मॉसेस और लीवरवर्ट्स। टेरिडोफाइट देखे, उसमें फर्न्स वगैरह देखे हमने, कैसे हेट्रोस्पोरस कंडीशंस उसमें दिखती हैं किसी में। जिम्नोस्पर्म्स देखा, जिसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन ही दिखती है, पहली बार सीड बनता है। साइकस और पाइनस की बहुत बात की। एंजियोस्पर्म्स देखे, मोनोकॉट डाइकॉट की बात की, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की। और लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, 3 तरह की साइकिल्स। हैप्लोडिप्लॉन्टिक किसमें है, ब्रायो, टेरिडो, और मेरे 3 एग्जांपल्स एल्गे के। डिप्लॉन्टिक किसमें है, एंजियो, जिम्नोस्पर्म में और फ्यूकस। और हैप्लॉन्टिक किसमें है, एल्गे में, ठीक है। तो बेटा इसके साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एकदम खत्म। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे विद सम न्यू चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट। गुड लक फॉर योर एग्जाम एवरीवन। थैंक यू सो मच।